नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस खास चर्चा में मेरे साथ हैं संजय सर, मयंक सर, विचित्र सर और सुमित अवस्थी सर। आज बात करेंगे हम प्रियंका गांधी की। आज उन्होंने लोकसभा में सांसद की शपथ ली है। वायनाड से वो उपचुनाव में वो 4 लाख वोटों से ज़्यादा मतों से जीत कर आई हैं, जो उनके भाई राहुल गांधी ने वो सीट खाली की थी। तो गांधी परिवार से फिलहाल अब मौजूदा समय में 3 सांसद हो गए हैं, 2 लोकसभा में भाई बहन और 1 माताजी सोनिया गांधी राज्यसभा में। अब चर्चा इस बात की है कि राहुल गांधी के प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से कांग्रेस की राजनीति में क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस को माना जा रहा है कि जो कैंपेन के तौर पे तो फिर भी वो अच्छा कर रही है, लेकिन रणनीति के तौर पे, प्रबंधन के तौर पे, ग्रास रूट जो मैनेजमेंट है उस पर वो संगठन के तौर पे उस तरह से काम नहीं हो रहा है। इस वजह से जिसका परिणाम आपको चुनाव में दिखाई पड़ रहा है कि लोकसभा में एक थोड़ा बढ़त कुछ राज्यों में लेने के बाद भी वो विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पिछड़ गई। और महाराष्ट्र के हालिया नतीजे तो ऐतिहासिक तौर पे उसके सबसे खराब प्रदर्शन के तौर पे सामने आए हैं। ऐसे माहौल में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो गिरा हुआ है, प्रियंका का संसद में आना, लोकसभा में आना, आगे क्या रणनीति होगी पार्टी की, इस पर हम बात करेंगे। और इससे कांग्रेस को क्या नफ़ा नुकसान होने वाला है, और बीजेपी हालांकि उसको मुद्दा बनाती रही है, और परिवारवाद, क्या बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा परिवारवाद पे एक और ज़बरदस्त हमला करने का, जो गांधी परिवार से वो जोड़ के कांग्रेस को देखता है। मयंक सर, पहली टिप्पणी आपकी। आज का पिक्चर ऑफ द डे मेरे हिसाब से था, पार्लियामेंट में जब प्रियंका जी एंटर कर रही थी तो राहुल गांधी पिक्चर ले रहे थे। अब इसका बहुत सारा मतलब हो सकता है। इसका मतलब एक ये हो सकता है क्या है कि भाई बहन में बहुत ज़्यादा लगाव है और पहली बार आई हैं तो एकदम से ग्रैंड वेलकम होना चाहिए। दूसरा हो सकता है क्या है कि बस मतलब इनका फोकस बस अपना परिवार ही है और कुछ नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी करारी हार हुई है, उस पर थोड़ा सा तो बीजेपी का जो आरोप है परिवारवाद का, इससे इसका मतलब ये भी हो सकता है। अब ये सोचिए ना, ऑप्टिक्स के हिसाब से हमने लोकसभा चुनाव में देखा ना कि बहुत सारे कमाल के कैंडिडेट जो एकदम मोस्ट अनलाइकली कैंडिडेट पार्लियामेंट में, जैसे संजना जाटव का हम लोग नाम बताते हैं, अगर यही जेस्चर उनके लिए हुआ होता तो उसका बड़ा मैसेज जाता है। तो इससे पहले हम लोग लोकसभा में ये विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था, उसके साथ साथ वायनाड का जो चुनाव हुआ, तो उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा की कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना रिसोर्स सबसे ज़्यादा वायनाड में लगाया, महाराष्ट्र को और झारखंड को नेगलेक्ट कर दिया। ये सब ऑप्टिक्स है, और इस ऑप्टिक्स को अगर एक साथ देखेंगे तो वही लगता है क्या कि बीजेपी का आरोप जो है कहीं वही तो नहीं हो रहा है। तो इतना ग्रैंड वेलकम ठीक है, वो डिजर्व करती हैं, बड़ी नेता हैं, ग्रैंड वेलकम राहुल गांधी को सब इससे पहले नहीं करना और आज करना, ये मेरे हिसाब से ऑप्टिकली सही नहीं था। और इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इससे बहुत बड़ा प्रियंका गांधी राहुल गांधी से भी पहले से एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में। आज एक फॉर्मल टैग लग गया कि अब वो एमपी हो गई, शपथ ग्रहण कर ली, पार्लियामेंट में भी बोलेंगी, वो एडिशन हुआ है। लेकिन राहुल और प्रियंका दोनों साथ साथ कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिवाइवल दूर दूर तक होता दिख नहीं रहा है कहीं, मेरे हिसाब से। सुमित सर, आप इस पे कुछ 2-3 टिप्पणी करना चाहता हूँ आप ही के सवाल पे। परिवारवाद की बात जो कही जा रही है कि तीनों लोग का परिवार के संसद में है, तो बेमानी है। पिछले 25 साल से संसद कवर कर रहा हूँ, तमाम परिवार के लोगों को एक साथ संसद में बैठे देखा है। सिंधिया परिवार, शरद पवार आज की डेट में, अगर आप अक्रॉस इंडिया विधानसभाओं को भी जोड़ लें तो स्टालिन का परिवार, वहाँ तब करुणानिधि और स्टालिन थे, अब स्टालिन और उदयनिधि हैं। तमिलनाडु में की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे एक साथ थे। मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, तमाम एग्जाम्पल है। मुफ्तीज, अब्दुल्लाज, बीजेपी में भी है। बीजेपी में सिंधिया परिवार का मैंने बीजेपी की लिखा, क्योंकि जब राजमाता थी तो वसुंधरा वहाँ सीएम थी, माधवराव सिंधिया जब उनकी बेटे हैं वो यहाँ दिल्ली में सांसद थे, फिर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, फिर उनकी एक मौसी वो भी हैं जो मध्य प्रदेश में रही मंत्री। तो ऐसे कई परिवार है। तो परिवारवाद के बाद बीजेपी को हमला करने का मौका मिलेगा। बीजेपी बोलती भी रही है, पर मुझे लगता है कि ये जो परिवारवाद की बहस है कि संसद में 2 आदमी 3 आदमी एक ही परिवार से आ गए, इसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। और ये कांग्रेस को फ़र्क भी नहीं डालता है ये चीज़, कांग्रेस को भी और कांग्रेसियों को भी, जो उनकी पार्टी के नेता रहता है कि ठीक है, क्योंकि हर नेता का अपना बेटा बेटी को आगे बढ़ाता रहता है, तो कहाँ तक वो कहेगा। जो ज़्यादा चिंता की बात है, जो बात मयंक सर ने बोली
चिंता कह लीजिए, सोच कह लीजिए कि प्रियंका गांधी लेके क्या आ रही हैं। प्रियंका गांधी के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यूपी में मिली थी। उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन खड़ा किया, जो किताबों में बहुत अच्छा लिखा, पेपर पे बहुत अच्छा दिखा। लड़की हूँ और लड़ती हूँ, क्या नाम था उसका, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, विधानसभा की बात। हाँ, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। उसी की इंचार्ज थी ना वो। यूपी, आधा यूपी उनको मिला था, आधा ज्योतिरादित्य को मिला था। नहीं, वो लोकसभा में मिला था। अच्छा, ये विधानसभा में था। खैर, वो 19 का लोकसभा था। हाँ, विधानसभा। पर कुल मिलाकर प्रियंका गांधी का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, डिलीवरी देखें, तो क्या किया? कुछ नहीं किया। यूपी में पार्टी कहाँ खड़ी है नहीं पता। एक नया सेंटर खड़ा हो गया, जो यूपी के अपने नेता थे कांग्रेस के, जो भी 2-4 बचे थे वो ख़त्म हो गए प्रियंका गांधी के आने से। अब कोई सलमान खुर्शीद को पूछता नहीं है, कोई प्रमोद तिवारी को पूछता नहीं है। अजय राय अब बने प्रियंका की छाया से बाहर निकल के, तो वो पूछने लगे। तो मेरा कहना है कि प्रियंका गांधी अब वायनाड को रिप्रेजेंट करेंगी, केरल को। केरल के सांसदों के बीच में केसी वेणुगोपाल और उनकी जो टीम है, रमेश चेन्नीथल्ला वगैरह के बीच में हो सकता है कि वो बड़ी नेता के तौर पर निकल आएँ और वहाँ से कुछ कर भी सकें। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस ने, जब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी देख रही हैं, खासकर जब से राहुल गांधी के हाथ में जिम्मेदारी आई, कांग्रेस ने अपने पार्टी को, अपनी पार्टी के संगठन को खड़ा ही नहीं किया। आप मुझे बताइए एक भी कांग्रेस की सक्सेस स्टोरी जहां कांग्रेस विपक्ष में रही हो और मजबूती के साथ जानी जाती हो कि आज विपक्ष का नेता कांग्रेस का अच्छा है। जैसे मध्य प्रदेश में था, पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आउटकम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के रहते हुए। कर्नाटक एक एक्सेप्शन है क्योंकि वहाँ विपक्ष से आप सत्ता में आए, पर आप बाकी अगर स्टेट यूनिट्स देखेंगे ना, खासकर ये हिंदी बेल्ट है, कांग्रेस के लोग दिखते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। तो क्या प्रियंका गांधी इस खामी को दूर कर पाएंगी? क्या प्रियंका गांधी संगठन के तौर पे कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगी? क्या वो अनुभव है कांग्रेस? राहुल गांधी जब बने थे तो उन्होंने यूथ कांग्रेस के चुनाव करवाने शुरू किए थे, NSUI के या यूथ कांग्रेस के, दोनों के। कुछ लड़के अच्छे निकल के आए भी, पर क्या हुआ उसके बाद? आज कहाँ है यूथ कांग्रेस, आज कहाँ है NSUI? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रियंका के लिए अब असली चुनौती है। अभी तक तो बंद मुट्ठी थी तो लाख की थी कि आएंगी तो क्या करेंगी, आएंगी तो क्या करेंगी। अब ये मुट्ठी खुल गई है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रियंका गांधी की क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं। अभी प्रियंका गांधी उतनी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी तो कुछ इल्ज़ामों से भी बच जाती थी। अब प्रियंका गांधी के भी मीम्स बनेंगे, प्रियंका गांधी की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होगी, उनके विरोधी वो कैंप खड़ा करेंगे। तो प्रियंका गांधी के लिए अब असली राजनीति का स्वाद वो चखेंगी। और इन चैलेंजेस के बीच में जब पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है बीते 6 महीनों में, उसको उनको ठीक करना है। और राहुल गांधी, जो बात आप तस्वीर वाली बोल रहे थे मयंक सर, आपने 2-3 ऑब्जर्वेशन बताया कि बहन आ रही है, राहुल गांधी फ़ोटो खींच रहे हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि राहुल गांधी आज राहत महसूस कर रहे थे कि अब मेरी जिम्मेदारी उतनी नहीं बची, शायद मेरा काम बांटने वाला आ गया है। राहुल गांधी के जिस तरीके से वो अपनी बहन को ला रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, हो सकता है भाई बहन है तो ट्रस्ट ज़्यादा होता होगा किसी भी नेता से, किसी भी उससे, केमिस्ट्री है आपकी, सब कुछ अच्छा है। पर अब राहुल गांधी, ये जो भाव था कि राहुल गांधी रिलीव, जो मुझे लगा, आई माइट बी 100% रॉन्ग, कि भाई मैं रिलीव महसूस कर रहा हूँ, तो क्या ये इशारा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक और पावर सेंटर खड़ा हो रहा है? और ये पावर सेंटर कितना फ़ायदा करेगा, कितना नुकसान करेगा? तो प्रियंका का आना और खुलकर एक्टिवली आ जाना, ये असली चुनौतियां हैं। इससे पार पाना होगा और ये आएंगी स्टोरियाँ। मैं अभी बता दे रहा हूँ, 6 महीने का इंतज़ार करिए, हम ही लोग स्टोरी कर रहे होंगे कि भाई बहन में नहीं पट रही है, उनका कैंप ऐसा कह रहा है, उनकी कोठरी में ये आदमी उसकी नहीं सुन रहा है। ये चीज़ें आएंगी, ये होती हैं, ये हर जगह होती हैं, हर पार्टी में होती हैं, हर संगठन में होती हैं, और ख़ासकर वहाँ ज़्यादा होती हैं जहाँ पर एक ही परिवार के 2 लोग सत्ता पर, पावर पे शेयर करते हैं। अजीत पवार, शरद पवार, रोहित पवार, सुप्रिया सुले, ये कहानियाँ सुनते रहते हैं। पार्थ पवार, ये सब ऐसे चेहरे, मतलब मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ। इससे ये कितने अलग होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर परिस्थिति कांग्रेस के लिए, प्रियंका गांधी के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। संजय सर, प्रियंका गांधी एक बहुत अच्छी वक्ता हैं और वो हिंदी भाषा में भी राहुल गांधी की तुलना में आप देखें तो ज़्यादा सहज हैं और स्पॉन्टेनियस हैं, बहुत अच्छे जवाब देती हैं, अच्छे इंटरव्यूज़ हैं उनके। अब लोकसभा के मंच को तमाम मुद्दों पर जब वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ी होंगी, एक ठीक ठाक वक्त भी, बड़ी नेता होने की वजह से कांग्रेस की महासचिव हैं, उनको वक्त मिलेगा, तो उसका क्या एक कांग्रेस को फ़ायदा होगा? और दूसरा कि जैसा सवाल, वो परिवारवाद और ये सब आरोप लगेंगे, क्योंकि जब भाई बहन
एक ही संसद में बैठे होंगे तो वो सवाल अपने आप बीजेपी उठाएगी। प्रियंका गांधी बहुत अच्छी वक्ता है। इसका जवाब मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ बीच में उन्होंने एक लाइन कही थी, बंद मुट्ठी लाख की। प्रियंका गांधी राजनीति में आने के पहले बड़े सारे पोस्टर लगे थे, है ना, मैया रहने लगी बीमार, भैया पे बढ़ गया काम का भार, बहन प्रियंका करेंगी बेड़ा पार, समथिंग समथिंग, इस तरह के कई सारे वो नारे आए थे। फिर अमेठी में भी बहुत तरह के नारे लगते थे। वहाँ से बढ़कर के बात आई, प्रियंका गांधी अच्छी वक्ता हैं। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन से कहा जाता है कि जब 2014 के चुनाव के पहले मोदी ने बुढ़िया कांग्रेस मतलब वो कहा था, तो प्रियंका गांधी ने जवाब में कहा था, क्या मैं बुढ़िया दिखती हूँ? उसी बात से ये कहानी प्रचलित हुई। उसके बाद के उनके आप भाषण देखिए, कई बार वो लटपटा जाती हैं, गड़बड़ा जाती हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है। उसके बाद आप बाकी जो फिर उनका एक दूसरा फेमस हुआ था, मैं बनारस से चुनाव न लड़ जाऊं, ये भी उनके मतलब वक्तव्य का वो था, एक अभिमान था। तो उस पर ओपिनियन जो है अच्छी वक्ता पे है, मेरा थोड़ा सा रिजर्व्ड ओपिनियन होगा क्योंकि टेस्ट होना उनका बाकी है। दूसरी चीज़ जो वो कह रहे थे उससे मेरी पूर्ण सहमति है, या मयंक जो कह रहे थे उससे पूर्ण सहमति है कि जब वो आई, जिसका आपने जिक्र किया, जिससे मैं आधा आधा था ज्योतिरादित्य सिंधिया और इनके बीच में, उस समय कांग्रेस को 2 सीटें आई थी, एक और विधानसभा में 2 सीटें आई। 403 की विधानसभा में 2 सीटें आई जब प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला कैंपेन उन्होंने चलाया था। तो उसके बाद कोई मतलब वो चीज़ नहीं है, ठीक है, हिमाचल के कैंपेन में और उनको बहुत चीज़ का श्रेय दिया जाता रहा। जैसे उसी समय उनको श्रेय मिला जिस समय सपा और कांग्रेस का अलायंस हुआ था कि लेट नाइट कॉल किया प्रियंका गांधी ने, SMS किया और फिर उसका जवाब आया, और फिर बहुत सारी, या मध्य प्रदेश में जो झगड़ा सुलझा ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ का, या राजस्थान में जो समस्या सुलझी, और सुलझी क्या मतलब उलझी, लेकिन उस समय के लिए सुलझी, गहलोत और सचिन पायलट के बीच का, इन चीज़ों का उनको क्रेडिट दिया गया। देखिए वहाँ क्या है, एक महिमा मंडन परिवार का होना है, इसलिए महिमा मंडन होता है। अब थोड़ी सी मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से राजनीति समझा, थोड़ा मेरा एक डिसएग्रीमेंट होगा वो, और होना भी चाहिए, मतलब हम लोग चर्चा इसीलिए करते हैं कि होना चाहिए। देखिए परिवारवाद का आरोप जब लगता है, एक तो पहली चीज़ परिवार के सदस्य आए हैं, अभी गांधी परिवार का दूसरा जो भाग था, मेनका गांधी और वरुण गांधी संसद में थे। परिवार के 3 सदस्य हो गए। 3 सदस्य आंख पे थोड़ा खटकता है, यहीं आप 8 बिठा दीजिए तो थोड़ा खटकेगा कि भाई कंजेशन हो रहा है। 5 बैठे हैं तो बड़े आराम से बैठे हैं, तो ये स्थिति होती, 3 होती है। उसके बाद राहुल गांधी अभी हर जगह ये भाषण देते चलते हैं, अभी विदेश में भी उनका क्लिप भी काफ़ी सारा, या देश में ही कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि अब इंडिया में टोटल कैप्चर है सोशल मीडिया का, इंडस्ट्री का, न्यूज़पेपर का, फलाने का, चिल्लाने का, अपर कास्ट से। अब आप तो कैप्चर करके बैठे हुए हैं, 47 से कांग्रेस पार्टी कैप्चर नहीं, उनके कमांड में है। एक ही परिवार का वो है, 3 सदस्य संसद में होंगे तो परिवारवाद का आरोप लगेगा। और उनसे ये सवाल कोई नहीं पूछता कि भाई आप भी बता दीजिए, सबका तो आधिपत्य है, आपका आधिपत्य है, आपकी पार्टी का, आपके कुल का, या बाकी चीज़ का। दूसरी है परिवारवाद की गंगोत्री है कांग्रेस, इन द सेंस नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इंदिरा गांधी पार्टी की प्रेसिडेंट हुई। अब ये स्पिन डॉक्टर्स अलग से कहते हैं कि नहीं नेहरू जी का कुछ नहीं करना है, इंदिरा जी ऐसे ही पार्टी के अध्यक्ष हो गई थी, वो तो बाद में बना दिया। और देखिए नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को अपने जीवन काल में MP नहीं बनाया, तो ये उनके डिफेंस में कहा जाता है, लेकिन ये स्पिन डॉक्टरी है। जब वो पार्टी की अध्यक्ष हुई थी, देश का पहला चुना हुआ सरकार गिराया गया था, EMS नमूद्रीपाद की सरकार केरला में, जिस समय ये अध्यक्ष थी, इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी थी पहली बार। वो केरल गई थी, केरल से लौट करके आई, उन्होंने नेहरू जी को रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद वो सरकार बर्खास्त हो गई। उसके बाद आइए मतलब राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी सरकार के बाहर, फिर अंदर आई, फिर जैसे जो हुआ वो कहानी। उसके बाद राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी। इसके आगे क्या, क्योंकि अब रेहान ने भी नाम के आगे गांधी लगाना शुरू कर दिया है। रेहान वड्रा, अभी तक वड्रा थे, कुछ समय पहले गांधी उनके नाम के आगे लग गया। तो वो गंगोत्री जब चली है, मतलब 47 के बाद से जब वो अध्यक्ष हुए,
तो गंगोत्री का प्रवाह, गंगा आगे जाके मैली कहीं नहीं हुई है। उसके जो विभिन्न विभिन्न उससे ट्राइब्यूटरी निकले हैं, वो बाकी रीजनल पार्टी, देखिए एज इट इज, जिसका वो जिक्र कर रहे थे सुमित, रीजनल पार्टी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो कहीं से टूट करके आता है, अपनी बनाता है, उसके बाद वो पार्टी उसकी हो जाती है, उसके नाम पे चलती है, उसके परिवार के नाम पे चलती है। बीजेपी में कई सारे परिवारवाद की चीज़ है, सुमित ने बहुत अच्छा उसको गिनाया है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप अगर नाम से अगर हैं, आप राजमाता सिंधिया के बेटे हैं या बेटी हैं, तो इसलिए आपको वही पद मिलेगा ये जरूरी नहीं है। फ़र्क वहाँ पे पड़ जाता है। वसुंधरा राजे आज बाहर हो गई, मतलब प्रैक्टिकली बीजेपी के स्कीम ऑफ थिंग्स से लेकिन येदियुरप्पा के बेटे को तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया मैं है। यही कह रहा हूँ, लेकिन प्रदेश से वो मैटर ऑफ राइट नहीं है। यहाँ matter लेकिन of- आरोप तो है ठीक है, आरोप कि होगा। येदियुरप्पा के दबाव में आरोप- बनाना पड़ा। आरोप क्यों नहीं होगा? येदियुरप्पा वहाँ के एक पॉपुलर लीडर हैं, उनके नाम पे वो वोट आता है। एक बेटा सांसद हो गया, एक बेटा प्रदेश अध्यक्ष मैं हो गया। ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैटर ऑफ राइट नहीं है। जगन मोहन रेड्डी का पूरा कैंप, मतलब कांग्रेस से जो बागी हुए थे, इसी कारण से हुए थे, और इस कारण से एनसीपी कांग्रेस मतलब अलग अलग कारणों से बाहर हुई। लेकिन आप उसका प्रस्फुटन कई जगह देखेंगे। प्रियंका गांधी संसद में आकर के चैलेंज जो है, मतलब ऑप्टिक्स, वो रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में गाड़ी में बैठे थे, वो भी पिक्चर ऑफ द डे है, जीजा जी, दामाद जी, वॉटेवर जो वो। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा कि अगला जो क्रिटिकल इशू होगा, क्या वो संविधान पे जो डिस्कशन होगा उस पर बोलेंगे, क्या उसके बाद वक्त तो अब टल गया है, इस सत्र में वो नहीं आने को है, किसी क्रिटिकल इश्यूज पे बोलेंगे, या काफ़ी दिन वो ज़ीरो आवर पे ही चलती चली जाएंगी। ऐसा भी कई बार होता है कि कुछ समय में वो चल करके जाएं। तो जब संसद में कई बार जो आप पब्लिक पोडियम पे बोलते हैं, उसमें रेट्रिक ज़्यादा होता है, संसद में भी होता है, लेकिन कुछ आपको फैक्ट्स भी मार्शल आउट करने पड़ते हैं, और वो तुरंत चैलेंज होता है। जो आपका सामने वाला पक्ष है वो तुरंत चैलेंज होता है। तो वो चीज़ मतलब काफ़ी अहम होगी, ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ज़्यादा वो तैयारी करनी पड़ेगी। राहुल जी के लिए वो कह रहे हैं कि अच्छा है, थोड़ी उनको रिलीफ हो जाएगी, तो लोग ये भी देखने लगेंगे कि विपासना के लिए कब जा रहे हैं वो अगली बार। मैं सिर्फ एक चीज़ सॉरी बीच में बोल रहा हूँ। संजय जी की बात जो कहा ना, मैं हो सकता है संजय जी को ज़्यादा आइडिया हो। जैसे संजय जी ने कहा कि रेहान भी गांधी लिखने लगे हैं, तो मैं तुरंत गया इंस्टाग्राम पे उनके अकाउंट पे, तो रेहान वाड्रा है अभी कम से कम इस ऑफिशियल अकाउंट पे। लेकिन कई जगह हाँ, हो सकता है चुनावी राजनीतिक रैलियों में हुआ हो, लेकिन इसमें कम से कम रेहान वाड्रा है। जाहिर तौर पर दिखे थे वायनाड में, अभी जब फॉर्म भर रही थी प्रियंका गांधी, वीडियो में सामने आए थे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आए। मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है, अगर जनता स्वीकारती है तो हम और आप कौन होते हैं। सवाल बस वही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जो मुंह में चांदी की चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं, वो चांदी की चम्मच से देश नहीं चलेगा। आपको 140-150 करोड़ की आबादी की महत्वाकांक्षाओं आकांक्षाओं पे खरा उतरना पड़ेगा। आपने जो किया जनता ने देख लिया। आप अगर 50 साल की उम्र में राजनीति में आ रही हैं और वो मजबूरी में आई हैं, अगर उनको वाकई में आना होता तो अगर प्रियंका गांधी आज भी मौका मिले सर कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, तो अमेठी रायबरेली से लड़ती, वायनाड से लड़ी। क्यों लड़ी हैं? वो जो भी है कि भाई की फिल अप दी ब्लैंक करना था, किसी और को देना था, नहीं था, वो अलग बात है। विचित्र जी उस पर रोशनी डालेंगे, इनके पास बहुत सारी जानकारी है। विचित्र सर उस पर भी रोशनी डालेंगे। थोड़ा कुछ और भी सवाल ऐड कर देता हूँ। कांग्रेस के बारे में कुछ लोग मानते हैं कि जो गांधी परिवार है वो उनके लिए ज़रूरी है और मजबूरी, दोनों ही है। एक टर्म में जैसे आप देखिए, राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी बहुत समय तक राजनीति में नहीं थी। वो ठीक है, पर्दे के पीछे से क्या हो रहा होगा नहीं उतना आइडिया। उस दौरान आप देखेंगे बहुत सारे कांग्रेस के विभाजन सामने आए। तो कुछ लोगों का मानना है कि गांधी परिवार की वजह से ही कांग्रेस में जो भी एकजुटता है, वैसे तो बहुत सारे राज्यों में अलग हो गए, टीएमसी बन गई और उधर जगन मोहन की पार्टी बन गई, बहुत सारी जगह तो सरकारें टूट टूट के बन गई और कांग्रेस से बड़ी पार्टियां हो गई। लेकिन गांधी परिवार कहीं ना कहीं एक ऐसा सूत्र है जो कांग्रेस को एकजुट रखता है। दूसरी बात ये भी होता है कि भाई आप जो परिवारवाद वो करते हैं, जो सोनिया गांधी ने 2004 में मौका मिलने पे भी जो प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, और हालांकि राहुल गांधी भी बचते रहे, लेकिन फिलहाल उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद लिया है। तो लेकिन बहुत वो दिखाते नहीं अपना लालसा की। हो सकता है कि वो मास्टर कार्ड के तहत कभी मौका ही मिले तो प्रधानमंत्री पद ना लें, क्योंकि वो इस कार्ड परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए। तो क्या ये सब चीज़ें कांग्रेस मतलब गांधी परिवार के फेवर में जाती हैं, भले ही आप कितना भी परिवारवाद का आरोप लगा लें?
आपने कहा कि सोनिया गांधी के बिना नरसिम्हा राव की सरकार जब चली थी तो कांग्रेस चल नहीं पाई या उनके शरण में गई। आप फर्ज कीजिए कि नरसिम्हा राव थोड़ा करिश्माई नेता होते और उत्तर भारत में उनका असर होता और 1996 का चुनाव कांग्रेस जो 140 या 41 सीट जीती थी उसकी जगह वो 240 सीट जीती होती और फिर से नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते तो कोई भी सोनिया गांधी के पास ये कहने के लिए नहीं जाता कि आप आइए और हमारा तारनहार बनिए। सारी चीज़ें जीत से निर्धारित होती हैं। नरसिम्हा राव आर्थिक सुधार के बावजूद एक निर्बल नेता थे। राजनीतिक पब्लिक के बीच जनाधार और पब्लिक के बीच आकर्षण को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी उसमें विपक्ष के नेता थे। वाजपेयी के करिश्मे के आगे नरसिम्हा राव का करिश्मा पब्लिक के बीच वो नहीं चलती थी। तो इसलिए वो सारी चीज़ें मैटर ऑफ टाइम थी और वो चीज़ें एक तरह से जुड़ गई और जिसके कारण कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार पर अपनी आश्रयता को पुष्ट करती है। आज सवाल प्रियंका गांधी का है। मयंक जी ने फ़ोटो से बात की तो मुझे जब वो शपथ ले रही थी वो तस्वीर देख करके मुझे भी कुछ एनोलॉजी याद आई। जब 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी उस समय मोरारजी देसाई मुख्य दावेदार थे और दूसरी तरफ से कामराज की तरफ से और जितने तमाम बुजुर्गवार थे उनकी तरफ से इंदिरा गांधी थी। जब नेता चुनने की बात आई सोनिया सेंट्रल हॉल में जब इंदिरा गांधी गई तो इंदिरा गांधी ने वहाँ पर लाइट कलर की साड़ी पहनी थी और ऊपर से एक शॉल डाली हुई थी क्योंकि वो जनवरी का महीना था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी कुछ समय पहले। आज ये भी लाइट कलर की ही साड़ी में थी, सिर्फ आगे के चंद बाल सफ़ेद की जगह काले थे, अन्यथा दोनों की का लुक एक जैसा दिखाने की कोशिश हुई। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस प्रियंका गांधी में इस तस्वीर के जरिए इंदिरा गांधी की छवि उस लुक को दिखाना चाहती है। लेकिन सवाल लुक से बनने वाला नहीं है, सवाल का जवाब आउटलुक से मिलेगा। वो कहाँ पर है? कांग्रेस के सामने प्रियंका गांधी के आने के बाद 4 मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। पहली लुक की जिसकी मैंने बात की, दूसरी बात संगठन की, तीसरी रणनीति की और चौथी जोड़ी की। जोड़ी माने भाई बहन की जोड़ी। ये जोड़ी पहले कितनी दौड़ी, ये जोड़ी आगे कितनी दौड़ेगी, ये दोनों सवाल अहम हैं। अगर हम रणनीति की संगठन की बात करें तो एक चर्चा अभी हो चुकी है कि 2019 का चुनाव हो उत्तर प्रदेश का या 2022 का विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस को पार लगाने का जिम्मा प्रियंका गांधी पे था। प्रियंका गांधी ने प्रचार किया, प्रियंका गांधी ने उस समय चुनाव के दौरान परिश्रम भी किया, लेकिन कांग्रेस का कुछ भी भला नहीं हुआ। क्यों नहीं भला हुआ? संगठन नहीं था। संगठन नहीं था, उसके लिए दोषी वो लोग हो सकते हैं जो प्रियंका गांधी से पहले कांग्रेस को देख रहे थे। लेकिन 2019 का चुनाव हार जाने के बाद उत्तर प्रदेश में संगठन को खड़ा करने के लिए सोनिया गांधी को वहाँ होना चाहिए था, वो चीज़ें नहीं हुई। प्रियंका गांधी वो चीज़ें नहीं हुई। प्रियंका गांधी अगर 2019 से 2022 तक 3 साल था, आप कह सकते हैं कि बीच में कोरोना था, लेकिन कोरोना के अलावा भी जो समय मिला उन दौरान अगर वो उत्तर प्रदेश में लगातार अपना प्रेजेंस रखती, अलग अलग जातिगत समूहों को, ये मत कहिएगा कि कांग्रेस जातिगत राजनीति नहीं करती, जाति की राजनीति भी खुल के करती है, मैं पहले ही इसीलिए बोल दिया। तो अलग अलग जातियों को जोड़ने की कोशिश करती और 2022 से 2024 2.5 साल हो गए चुनाव को, कांग्रेस कहाँ वहाँ पर प्रियंका गांधी नहीं, वहाँ पर कौन सी ज़मीन पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। तो ये चीज़ हुआ कि संगठन को मजबूत करने के लिए, जबकि अब तक वो संगठन की ही राजनीति करती रही हैं, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, वो दिखा नहीं। तीसरी बात रणनीति की, संजय जी बता रहे थे कि उनको कांग्रेस के लोग क्रेडिट देते हैं कि आपने राजस्थान में झगड़ा सुलझाया, आपने मध्य प्रदेश में सुलझाया, लेकिन कई जगह आपने झगड़े को उलझाया, ज़्यादा उलझाया। पंजाब उसका उदाहरण है। जिस समय पंजाब में अमरिंदर सिंह को लेकर के सवाल उठा, ये दोनों लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि करना क्या है। राहुल गांधी
नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं चाहते थे, जो खबरें आती थीं, और प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को चाहते थे। आप लोग उस झगड़े को इतना खींचे कि कांग्रेस कहीं की नहीं रही। उतना ही नहीं, उस समय जो उत्तराखंड के जो बड़े नेता थे हरीश रावत वहाँ के इंचार्ज थे, आपने उनको उलझाए रखा और उत्तराखंड में चुनाव था। नतीजा ये कि जिस पहाड़ी राज्य में 5 साल में सरकार बदल जाती थी, आप वहाँ पर 5 साल बाद भी नहीं बदल पाए। तो ये कौन सी आपकी रणनीति थी और कैसी रणनीति आपने दिखाई, ये जग जाहिर हो चुका। चौथी बात है जोड़ी की। जोड़ी पहले कहाँ दौड़ी, कम से कम नहीं दिखी। आप लोकसभा चुनाव की बात कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उन जगहों पर ही ज़्यादा जीती जहाँ पर सहयोगी दलों का साथ था। अपने बल पर सीधे बीजेपी से लड़ करके कांग्रेस के जीतने के आसार बहुत धूमिल रहे। आप चूंकि डाटा पर काम करते हैं तो इसलिए आपके पास वो ज़्यादा डाटा होंगे। नहीं, हरियाणा में तो हरियाणा बीजेपी के सामने ही थी, राजस्थान में भी बीजेपी के सामने ही सुनिए, थी, महाराष्ट्र में भी बहुत सारी सीटों पर बीजेपी को वहाँ पर 2 दल थे साथ में थे, लेकिन विदर्भ में जो मुख्य मुकाबला था वो और कांग्रेस सुनिए, बीजेपी का ही था। हरियाणा में भी आपने उनके साथ गठबंधन किया था और उस आदमी पार्टी ऐसा फोर्स नहीं था, आप भी जानते हैं। अरे ठीक है, 1 सीट उनको दिया था, वो तो हार ही गए। नहीं हार गए, लेकिन सपोज करिए कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ ही गठबंधन अगर होता हरियाणा में, और तो 0.6% का फासला था, हो सकता है वो फासला उससे ज़्यादा पट सकता था। आप चीज़ों को आप इस तरह से, मेरे कहने का है कि कांग्रेस अपने दम पर। आप जो सवाल पूछे थे ना, उसका मैं वो कर दूं, फिर हम लोग कंक्लूड कर लेंगे सुमित को जो भी कहना होगा। कि सोनिया गांधी ने सेक्रीफाइस किया, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, प्राइम मिनिस्टर के नेचुरल दावेदार थे। एक तो थ्योरी ये है कि उस समय जब वो गई थी राष्ट्रपति भवन में अपना दावा प्रस्तुत करने, तो कलाम साहब ने कुछ उनके सिटीजनशिप पे और फॉरेन ओरिजिन वाले इशू पे सवाल पूछा था, जिसके कारण वो हुआ। सेंट्रल हॉल में जो रोना धोना हुआ वो जग जाहिर है। एक अखबार की, प्रमुख अखबार की हेडलाइन थी 2 वर्ड की, सुप्रीम सैक्रिफाइस, और भारतीय उसमें परंपरा में सेक्रीफाइस को, बलिदान को बड़ा अच्छा माना जाता है। उस तरह से वो बात चली। 4 से 14 तक कमांड किसके पास था? पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो अच्छा कुछ कोई चीज़ दुनिया में हो ही नहीं सकती। मैं घर बैठा हूँ और सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में है, और जो प्रधानमंत्री हैं, मतलब उनके बारे में कोई मैं विश्लेषण नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मनमोहन सिंह के बारे में, उनकी क्या वजूद थी, या वो किसी को अपॉइंट कर सकते थे या किसी को हटा। जितने भी रेजिग्नेशन हुए किसके पास गए? आप इसी से चलिए, मैं बाकी चीज़ छोड़ देता हूँ। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री कार्यालय लेकर के आए थे अपने मीडिया एडवाइज़र के रूप में, उनको भी कुछ समय बाद जाना पड़ा था। तो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वहाँ हुई, और बहुत सारे आक्षेप इसके कारण उन पे नहीं है। राहुल गांधी मतलब बाहर हो करके फाड़ देते हैं सरकार के द्वारा पास किया हुआ ऑर्डिनेंस, और राहुल गांधी को भी ये सूट करता था कि बगैर एलओपी हुए वो मतलब किसी और पे वो ठीकरा फूटे। तो ये मतलब एक मिसनोमर है कि उन्होंने किसी तरह का वो सेक्रीफाइस, मेरे हिसाब से वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि अपने हाथ में सब कुछ, बाकी जिसको जो मोहरे को पिटना है, कूदना है, फिसलना है, वो होता रहे। ये तो बोलिए। नहीं, ये तो संजय जी से बात के कह रहा हूँ। तो ये तो अभी हाल के दिनों में हमने बीजेपी में भी देखा। अब हम सब कहते हैं कि 2 आदमी तय करते हैं, तो बीजेपी का अध्यक्ष का रोल क्या बचा? नड्डा साहब का। और नड्डा साहब की सिचुएशन, सर इसमें एक बात ऐड करूंगा कि देखिए, पहले तो थोड़ा लिहाज भी होता था, अब आप देखेंगे खुल के मोदी जी, अमित शाह, तीसरा नाम मुश्किल से नड्डा जी का आता, राजनाथ सिंह जी तो भूल ही गए लोग। कभी भी कोई भी पार्टी जिस समय सत्ता में आती है, उस समय संगठन आमतौर पे गौन हो जाता है। ये क्रेडिट अमित शाह की थी कि जिस समय सत्ता में आए वो मंत्री पद छोड़ करके वो पार्टी अध्यक्ष बने, और उस समय पार्टी का वर्चस्व उस तरह से बढ़ा। कभी भी अब देख लीजिए, कांग्रेस में तो परंपरा थी जो मतलब गांधी परिवार के पास होगा, मतलब प्रधानमंत्री भी वही होते थे, साथ में अध्यक्ष भी वो होते थे, तो वहाँ ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती थी। लेकिन पार्टी का एक मुखिया होता है, और अध्यक्ष पार्टी का अध्यक्ष के नाते अध्यक्ष होता है। मुखिया और नेतृत्व और अध्यक्ष में थोड़ा सा एक फ़र्क है, तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो जाता है। पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। ऐसे अपने देश में दुनिया भर में ये परंपरा रही है कि व्यक्तित्व और चेहरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शख्सियत के पीछे पार्टी खड़ी होती है। कहा जाता है कि सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, टीम होनी चाहिए, पर अक्रॉस वर्ल्ड देख लीजिए
कि चेहरा एक होता है, उसके पीछे सब लोग खड़े होते हैं, और वही चेहरा आपको एक भी रखता है। वही चेहरे पे जब चुनौतियाँ आती हैं, उसको चैलेंज किया जाता है, तो पार्टियाँ बाइफरकेट भी होती हैं। दुनिया भर में ये हुआ है। तो मैं इसको अलग नहीं देखता हूँ। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो कांग्रेस में गांधी 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 है। बीजेपी से अछूती रही, क्योंकि बीजेपी नो डाउट, बीजेपी में ऐसे नेतृत्व निकल कर आगे आए जिनका अपना परिवार नहीं था। 2 एग्जाम्पल तो सामने ही है, नंबर 1, नंबर 2, जिनको कहते हैं दोनों के माता पिता जो थे वो कभी भी राजनीति में नहीं रहे, बीजेपी में कम से कम नहीं रहे, यहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये बीजेपी के लिए अपवाद है, और इसीलिए बीजेपी इसको इशू बनाती है और कांग्रेस को घेरती रही है, कांग्रेस को फंसाती रही है, और बाकी पार्टियाँ फंसती रही हैं। यादव परिवार का देख लीजिए, ठाकरे परिवार का देख लीजिए, बादल परिवार का देख लीजिए। लेकिन सर ये दो मैं सर का पूरा नहीं हुआ था सर, इनका विचित्र सर, नहीं, मैं आपकी एक बात चीज पूरी नहीं नहीं हुई नहीं थी, सर जो बोले उसी की बात पूरा करूंगा। मेरी बात पूरी हो गई है, वैसे तो कभी कोई बात पूरी नहीं होती। एक ही चीज़ कहूँगा इसमें कि सिर्फ नेहरू गांधी परिवार ही नहीं, इस मामले में सभी बड़े नेताओं का वही हाल होता है। आप ये नहीं कर सकते कि नेहरू गांधी परिवार अपने पास बड़े पदों को रखता है, अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर। इस मामले में बल्कि सोनिया गांधी ने एक चेंज लाया। दूसरी बात कि नरसिम्हा राव भी जब थे तो प्राइम मिनिस्टर जब बने तो अध्यक्ष पद छोड़ा नहीं। इतना ही नहीं, जब तिरुपति में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव हो रहा था, वहाँ पर जब इनके विरोधी अर्जुन सिंह से लेकर के शरद पवार तक प्रचंड वोटों से जीत गए और इनके कुछ उम्मीदवार हार गए, तो इन्होंने दलित, ओबीसी और दलित महिला और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनकी नियुक्ति के नाम पर सबसे इस्तीफा लिया और फिर प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए कांग्रेस अध्यक्ष के नाते कि वो तय करेंगे कि कार्य समिति का। तो जो काम नेहरू गांधी परिवार पर आरोप लगाया जाता है, उससे कम खतरनाक तरीके से उन लोगों ने नहीं किया जो नेहरू गांधी परिवार के बरक्स खड़े किए जाते हैं कांग्रेस के अंदर, और उन्हें भारत रत्न दिया जाता है कि वो बड़े महान थे। ये चीज़ नहीं है। बस अंतिम में एक ही चीज़ मेरा रह गया था कि जोड़ी पर, ये जोड़ी पहले भी टेस्ट हो चुकी है, और इस जोड़ी का टेस्ट इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने उस जगह पर गई जो कांग्रेस का एक तरह से कहें तो मजबूत किला था। वहाँ से जीत करके आना, 4 लाख से जीतें या 5 लाख से या 3 लाख से, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण अब ये है कि जो जहाँ पर कांग्रेस का किला दरक चुका है उसको वो कैसे बनाएंगी, और यही चुनौती अगले 1 साल के अंदर इन लोगों का इम्तहान लेगी। मैं सर, कैफ़े में आपने पहले भी एक बार बात की है कि चुनावी राजनीति में अभी परिवारवाद कोई बहुत बड़ा मुद्दा रह नहीं गया है। तो एक तो वो पॉइंट आपको लग रहा है कि बीजेपी इसको भुना पाएगी। दूसरा कि जो कांग्रेस के सामने पहाड़ जैसी जो चुनौतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास एक तो संगठन के स्तर पे जो प्रॉब्लम है, दूसरा जैसे बीजेपी के पीछे एक संघ परिवार की बैकिंग है जो उसके वैचारिक और उसको खाद पानी देता रहता है। कांग्रेस में मुझे उस चीज़ की थोड़ी कमी दिखती है कि वैचारिक जो उनका वो है, और कैसे अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से प्रशिक्षित करना, उसको कैसे वो संगठन के तौर पे काम करें, उस तरह का कोई ट्रेनिंग प्रोसेस कांग्रेस में सीधा तौर पे मुझे नहीं दिखता। हो सकता है मेरी जानकारी की कुछ कमी हो। तो इन दोनों चीज़ों पर आपका इतना सारा सवाल आपने पूछ दिया, उससे पहले बहुत सारा कमेंट पे आया तो सोचे अच्छा वो आप पहले अपना बोल लीजिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक चेहरा होता है सामने में और उसको बैक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड वाइड सच में ये फिनोमेना है। एक अपवाद अपने यहाँ ही हुआ है, ज्योति बाबू को सीपीएम के सेंट्रल कमेटी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बड़ा चेहरा भी थे, लेकिन एक अपनी पार्टी, लेकिन अब वो ख़त्म ही होने वाली है, सीपीएम भी खत्म। दूसरा चीज़ कि परिवारवाद, अब देखिए ना, लास्ट लोकसभा इलेक्शन का एस्टिमेटेड खर्च हम लोग देखें ना, 1,25,000 1,50,000 करोड़। अब उसको नंबर ऑफ कैंडिडेट से बांट दीजिए तो सीधा सीधी हिसाब आएगा कि एक कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए कितना चाहिए। अब कितने लोगों की औकात है। परिवार में एक बेस बनाया हुआ है, नेटवर्क होता है, इसीलिए पॉलिटिक्स में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री बैरियर इतना हाई है कि हम आप चाह के भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तीसरा चीज़ हमको बोलना था कि आपने कहा कि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए ज़रूरी भी और मजबूरी है। अब ये देखिए ना, कोई करिश्माई नेता अपना संगठन खड़ा कर लेता है, कांग्रेस से क्यों नहीं जुड़ता है? उसका कारण है कि पहले से मान लिया गया है कि कांग्रेस में गांधी परिवार का ही आदमी करिश्माई होगा। तो ये कितनी बड़ी मजबूरी है कि कोई करिश्माई आदमी कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रहा है। तो कांग्रेस को भी इसको रीथिंक करने की जरूरत है। शायद मैं वो अपने सवाल को रिफ्रेम कर दूं कि बीजेपी के पीछे जो संघ परिवार है, जो
कहीं ना कहीं बैकडोर से कि लीडरशिप में कैसे ग्रूम करना है, कैसे क्या करना है, कांग्रेस में उस चीज की नहीं, ये नहीं, कमी नहीं, नहीं, या जो लेफ्ट में भी है कि उनका जो एक आइडियोलॉजिकल जिस तरह से 1960s के दौर में कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था और इतना एक्टिव था वो, आरएसएस के ज़्यादा, आरएसएस से बड़ा संगठन था वो, उसको ख़त्म कर दिया गया। एक चीज़ सर उसमें जोड़ूंगा बस कि जो आपने कहा ना कि वहाँ पर आरएसएस है, जब भी कभी कोई भी नेता या कोई भी दल प्रचंड बहुमत के साथ राज करता है तो ऐसे सारे संगठन बेमानी हो जाते हैं, वह उन्हें बेमानी किया जाता है। नेहरू शुरू से 1952 से 1977 तक कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ रही तो सेवा दल कमज़ोर होता गया। नरेंद्र मोदी 2014 से 2024 तक प्रचंड बहुमत के साथ रहे, 282 और 303, क्योंकि पिछले कुछ साल में बहुमत की सरकार नहीं बनती थी। इस दौरान आरएसएस की स्थिति क्या थी, इसको आप जगत प्रकाश नड्डा जी के बयान से सोच सकते हैं कि आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो एक चीज़ सुन लीजिए, मैं मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये बताता है कि उनका असेसमेंट गलत हो सकता है। बीजेपी जब कमज़ोर हो गई, मैंने 240 सीट पर आ गई, तब जाकर के आरएसएस की याद आई। लेकिन जब यदि ये पूर्ण बहुमत के, फर्ज कीजिए इस बार भी 370 की जगह 300 सीट ही आ गई होती बीजेपी को, तो आरएसएस की ये प्रासंगिकता नहीं रहती। नहीं, लेकिन आरएसएस की प्रासंगिकता उस समय थी जब आडवाणी जी बहुत आसानी से बहुमत नहीं था, हटने के लिए तैयार नहीं थे, मोदी जी के लिए रास्ता देने के लिए तैयार नहीं थे, तो मोदी जी के लिए रास्ता किसने बनाया? आपकी हाँ बस मतलब हाँ वही गया। तो फिर आज की चर्चा में बस इतना ही, और ऐसे ही विषय आप लाइक करिए इस हमारे वीडियोस को, और हमारे चैनल की आईडी को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आप और किस मुद्दे पर बातचीत देखना चाहते हैं। और हमारी इस चर्चा से अगर आपको जुड़ा कोई सुझाव देना है या हमारी बातचीत पर आपको कुछ कमेंट करना है तो वो भी हमसे साझा कीजिए। धन्यवाद।